कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे, हम ये कामना करते हैं। आपके अभी मैथ के 2 पेपर और होंगे और एग्जाम्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है बीएससी थर्ड ईयर की। तो एक तो आपके मैथ का पेपर सेकंड है, एक पेपर थर्ड है। अब जो पेपर होगा आपका वो मैथ का कौन सा पेपर होगा? पेपर सेकंड होगा। तो मैं आज आपको कुछ पेपर सेकंड के बारे में बताऊंगा। पेपर सेकंड कौन सा? आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटे, आप कोई से भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। ये बाध्यता यूनिवर्सिटी ने हटा दी थी। पहले हम 1 यूनिट में 1 क्वेश्चन ही कर सकते थे, हम अब कोई दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन काउंट होंगे। आपको पेपर में कितने क्वेश्चन करने हैं? टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं बेटे। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका ए बी है, अथवा में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका भी कौन सा है? ए बी है। चाहे ये सोल्व कर लीजिए, चाहे दोनों सोल्व कर लीजिए। दोनों सोल्व करके आते हो तो आपके 2 क्वेश्चन काउंट होंगे, फिर 1 क्वेश्चन और करना पड़ेगा। वो कहीं से भी आप सोल्व कर सकते हो। वहां जल्दबाजी मत करना बेटे। एक तो आप पेपर देते वक्त वहां वही 3 क्वेश्चन करना जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। आपको अच्छे तरीके से, जैसे आपका पेपर फर्स्ट भी लगा था, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, 5 यूनिट आपकी अच्छी तरीके से कवर थी, वहां किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी। तो अब 3 क्वेश्चन करने में आपको क्या दिक्कत आएगी बताओ बेटे? तो आप मैटर पढ़ना, कम मैटर मत पढ़ना। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर 7वां 8वां चैप्टर पढ़ ले, क्या 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे? बेटे ऐसे मत करना, कम से कम 4 या 5 चैप्टर तो पढ़ के जाना। क्या पता यूनिवर्सिटी वगैरह वहां पेपर कैसा है, हमें थोड़ी पता है बेटे, पेपर वगैरह मिक्स कर दे। तो पढ़ा हुआ तो सब कुछ एक बार उसको रिवाइज ही करना है। जैसे आपने फर्स्ट भी पढ़ा हुआ है, थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है, 7वां 8वां 4था 9वां 10वां, आप 4-5 चैप्टर पढ़ के जाते हो तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जिन विद्यार्थियों से इतना मैटर कवर नहीं होता उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं, वरना जिन विद्यार्थियों का पढ़ा हुआ है वो फर्स्ट, थर्ड, 7, 8, 4, 9, 10 ये चैप्टर कवर करके जाना बेटे आप। लेकिन जिन विद्यार्थियों से ज्यादा मैटर कवर नहीं होता वो बोल रहे हैं कि सर हम तो लिमिटेड ही पढ़ के जाएंगे, वो भी कम से कम पहला चैप्टर, तीसरा, 7वां 8वां, कम से कम इतना सा मैटर तो करके ही जाना आपको बेटे। और 8वें के साथ चैप्टर 4 भी थोड़ा बहुत कर लेना। ये पहला, तीसरा, 7वां 8वां और थोड़ा बहुत आप चैप्टर 4 के बारे में भी पढ़ लोगे, फिर भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वैसे। लेकिन यूनिवर्सिटी है बेटे, आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है और आप थोड़ी सी गलती के कारण आपका एक क्वेश्चन भी रह जाए बेटे तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने साल भर स्टडी की है, बहुत मेहनत की है, रेगुलर क्लासेस ली है, आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो उन चीजों का आपको फायदा मिलना ही चाहिए बेटे। तो जिन विद्यार्थियों का आप कंप्लीट मैटर पढ़ा हुआ है, सब कुछ कवर है, वो फर्स्ट, थर्ड, एक 7वें चैप्टर के बारे में, 8वें, 9वें, 10वें और चैप्टर 4 के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। और जिनका कम पढ़ा हुआ है मैटर, या जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग वगैरह नहीं की है, वो विद्यार्थी भी पहला, तीसरा, 7वां 8वां ये 4 चैप्टर तो बेटे वहां पढ़ के ही जाना, तो आप कवर कर लोगे उम्मीद करते हैं बेटे। आज मैं आपको सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूं। चैप्टर फर्स्ट में क्या है बेटे? देखो चैप्टर फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट आपका एक बहुत इजी चैप्टर है बेटे। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बेटे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं सम्मिश्र संख्याओं को z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जाता है, जहां x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z, y क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x होता है z का वास्तविक भाग, y होता है z का काल्पनिक भाग। बट इस x प्लस आयोटा y को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना x y। आपने पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। जैसे ये सम्मिश्र संख्या है, इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करोगे आप? आपको एक तो क्या लेना पड़ेगा? रियल पार्ट z, z की वास्तविक अक्ष लेनी पड़ेगी, और एक आपको इमेजिनरी z लेके चलना पड़ेगा। जो z है
उसकी काल्पनिक अक्ष लेके चलनी पड़ती है। हमने मान लिया कि यहाँ एक्स वाई है, तो जेड बराबर क्या है एक्स वाई, तो फिर क्या होता है ये दूरी तो क्या होती है आपके पास वाई होती है, ये क्या होता है बेटे एक्स होता है। अरे याद होगा आपको बेटे ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से बात करें तो ये क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है या मोड़ो जेड होता है बेटे। ये किसी सम्मिश्र संख्या का क्या होता है ज्यामितीय निरूपण होता है। तो सम्मिश्र संख्या का वो ज्यामितीय रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक वास्तविक अक्ष चाहिए, एक क्या चाहिए काल्पनिक अक्ष चाहिए बेटे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मोड कैसे लेते हैं, मापांक कैसे लेते हैं, रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ये भी आपको पता है कोई भी जेड आपके पास उसका जेड बार कैसे निकालते हो आप, आयोटा से पहले क्या लगा देते हो आप माइनस। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा जेड को जेड बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई। देखो दोनों को गुणा कराओगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर, या इसको मोड़ो जेड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जैसे आपको पता होगा z1 प्लस z2 कंप्लीट का भार दे रखा है तो आप अलग अलग भार भी ले सकते हो बेटे, कंजुगेट होता है ना संयुग्मी बेटे। या मोड की बात करें, मोड में आपको पता होगा बेटे मोड वाले बुक वगैरह में दे रखे हैं बेटे, कंप्लीट तो आपको बता नहीं सकते, मैं इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूं। जैसे मोड ऑफ दे रखा है z1 प्लस z2 तो आप इसको क्या लिख सकते हो लेस देन इक्वल मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। बेटे यदि आप यहां माइनस लेते हो तो फिर ग्रेटर देन इक्वल किधर आएगा आपके पास, इधर आएगा पता है, प्लस ले रहे हैं तो इधर आता है ग्रेटर देन इक्वल। सभी को पता होगा z1 माइनस z2 है, इसका मोड है, अलग अलग मोड लेते हैं, प्लस लेते हैं तो कौन सा साइन आएगा बेटे इधर आएगा, माइनस लोगे आप यहां भी तो इधर आता है ग्रेटर देन इक्वल बेटे। ये तो कुछ z1 z2 लेके देख लिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 4 प्लस आयोटा 3 लिया, z2 क्या लिया 5 प्लस 6 आयोटा, यहां रख के देखो आप यार को z1 z2 की जगह आप देखना ये वाला मान हमेशा क्या आएगा या तो इस मान के बराबर होगा या बड़ा ही आएगा ये वाला मान z1 माइनस z2 का मोड। तो ये चीजें आप पढ़ लोगे बेटे। बेटे मैं आपसे बात करूं बेटे तो ये सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग हमने सीख लिया था बेटे, ये आपको पढ़ा चुके बेटे, इनका डायग्राम वगैरह भी हम समझ चुके, तो दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे बेटे क्योंकि इतना टाइम है नहीं बेटे। अब सभी बात पढ़ाने लगे तो एक चैप्टर में एक दिन कंप्लीट लग जाएगा, आपको कम से कम 7-8 घंटे लग जाएंगे बेटे पढ़ाने में। तो इतनी लेंथी क्लास क्योंकि अब आप इतना यूट्यूब पे मैटर देख भी नहीं सकते, यूट्यूब आपका ओनली माध्यम बनेगा कि थोड़ा बहुत आपकी रिवाइज हो जाए जिससे स्टडी आपकी कंटिन्यू हो जाए बेटे। अब मैं बात करूं बेटे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में बता देता हूं आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर्गेंड चित्र में बेटे एक क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं ये बेटे आपसे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर्गेंड चित्र में बिंदुओं z1 z2 z3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे समेशन z2 माइनस z3 बेटे। कंप्लीट एक साथ दे रखा, लिख दीजिए बेटे मोड ऑफ z1 का स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा z1 बेटे, 4 आयोटा z1 ये है बेटे। और प्रदर्शित कीजिए, आपको इसके साथ साथ एक बात और पूछ रहा है, प्रदर्शित कीजिए कि त्रिभुज संभव होगा यदि त्रिभुज संभव होगा यदि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर बेटे
बराबर क्या दे रखा है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब जो विद्यार्थी पढ़ के जाएंगे वो घबराएंगे नहीं, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बेटे क्वेश्चन के बारे में समझो। माना Z1 Z2 Z3 शीर्ष वाला त्रिभुज PQR है। बेटे त्रिभुज मैंने क्या मान लिया, PQR मान लिया। बात समझ गए होंगे बेटे आप, ये PQR मान लिया मैंने, PQR। ये बिंदु माने, P बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हैं Z1, Q बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हैं Z2 और R बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हैं, कहने का शीर्ष क्या है बेटे, Z3 है। त्रिभुज PQR है, जहां मैंने ये भी मान लिया है कि Z1 बराबर क्या है बेटे, क्योंकि शीर्ष है बेटे त्रिभुज की Z1 Z2 Z3, तो शीर्ष ऐसे तो आता है 1 2। अगर ऐसे त्रिभुज कहां बनता है बेटे, समतल में बनता है, 2D में बनता है त्रिभुज बेटे। तो जहां Z1 बराबर मैंने क्या मान लिया, x1 प्लस आयोटा y1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x1 y1, अभी समझाया था बेटे। Z2 बराबर मैंने मान लिया x2 प्लस आयोटा y2, इसको क्या लिख सकता हूं x2 y2। Z3 बराबर क्या मान लिया x3 प्लस आयोटा y3, इसको क्या मान लिया x3 y3। कहने का अर्थ त्रिभुज है उसकी क्या है, ये शीर्ष है बेटे। तो मैं आपसे बात करूं, डायग्राम बना के आ जाना बेटे, आप 18 उसको। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है शीर्षों वाले त्रिभुज का। तो इन शीर्षों वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQR है बेटे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल याद होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को फॉर्मूला, जिस त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते हैं, तो पिछली क्लासों में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, ये फॉर्मूला होता है, सारणी के अंदर लेते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बेटे। जिस त्रिभुज के शीर्ष ये होते हैं उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सारणी आती है बेटे। सॉल्व कीजिए आप इसको। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2। अब यदि आप आंसर को देखोगे तो आंसर में देखो आप, आंसर x1 y1 के पदों में नहीं दे रखा बेटे, आंसर किसके पदों में दे रखा है, Z1 Z2 Z3 के पदों में। तो Z1 Z2 Z3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझिए आप बेटे। मैंने क्या किया, आयोटा का भाग दे दिया, तो आयोटा से गुणा भी होगा। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे सारणिक में क्या होता है, प्रत्येक जैसे आयोटा का भाग दिया है तो आयोटा से गुणा भी करना है सारणिक को। तो सारणिक में प्रत्येक अवयव गुणा नहीं होता, या तो एक पंक्ति गुणा होती है या एक स्तंभ गुणा होता है। तो मैंने जैसे इसको आयोटा से गुणा कर दिया बेटे, आयोटा y3 1 1 1। तो आपने ये नियम पढ़े हैं बेटे, आप इसमें ऐड कर सकते हो, बातों को समझते जाओ बेटे। 1/2 आयोटा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, x1, मैं साथ के साथ एक स्टेप और लिख देता हूं, x1 प्लस आयोटा y1, और यहां से 1 x2 प्लस आयोटा y2, यहां से 1 x3 प्लस आयोटा y3 1। बेटे ये लिख सकता हूं, इसमें ऐड कर देंगे। आगे सॉल्व कीजिए। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि Z1 Z2 Z3 बनाने के लिए, क्योंकि आंसर आपसे ही पूछ रहा है बेटे। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/2 आयोटा, यहां से क्या आएगा आपके पास है, दिखाई दे रहा होगा बेटे यहाँ पर 1/2 आयोटा इक्वल, यहां से देखो x1 Z1 1 x2 Z2 1 x3 Z3 1, यही होगा आपके पास। यदि इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो यहां से 1/2 आयोटा, सभी जानते हो सारणी को सॉल्व कैसे करते हैं बेटे, ये बताना आप मेरे को। जैसे x1 ले लिया तो उसके सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ नहीं लेंगे बेटे। x1 ले लिया तो क्या आएगा, Z2 माइनस Z3। बेटे मैं डायरेक्टली बता दूं क्या आपको, डायरेक्ट देख लो। जैसे x1 ले रहे तो उसके सापेक्ष स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे तो ये बचेगा,
बेटे और पद लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है बेटे, उस बात को समझो, क्योंकि फिर x2 लोगे, x2 लेंगे तो आप देखना क्या आएगा, उसके सापेक्ष पंक्ति में स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या आएगा Z3 माइनस Z1, फिर x3 लेंगे तो क्या आएगा Z1 माइनस Z2 आएगा। तो x1 के साथ Z2 Z3 आ रहा है, वैसे x2 के साथ देखना प्लस x2 Z2 माइनस Z3 आएगा और x3 के साथ क्या आएगा Z1 माइनस Z2। तो एक क्रम के रूप में है, तो क्रम के रूप में तो आप समेशन लगा सकते हो बेटे। समेशन भी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, योग को। इससे आगे वाला पद लिखो फिर प्लस लगाओ बेटे, यही होता है बेटे। यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूं, यहां से देखते जाओ बेटे। अब आप ये बताना x1 को ये भी लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z1 भार अपॉन 2 और यहां से Z2 माइनस Z3। देखो आप बातों को समझो बेटे, Z1 क्या होता है x1 प्लस आयोटा y1 होता है, Z1 बाहर क्या होता है x1 माइनस आयोटा 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x1 होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा तो x1 ही बचेगा बेटे। तो x1 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो 1/2 आयोटा, यहां से मैं इसको देखो 2 को बाहर लेंगे तो 4 आयोटा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, समेशन एक बार तो Z1 के साथ आ जाएगा Z1 Z2 माइनस Z3, और एक बार किसके साथ आएगा प्लस समेशन Z1 भार Z2 माइनस Z3, ये हो जाएगा बेटे। एक बार तो Z1 के साथ आएगा और एक बार किसके साथ आएगा Z1 भार के साथ, दोनों के साथ आएगा समेशन बेटे। आगे सॉल्व कीजिए बेटे, ये तो मान क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि समेशन जैसे Z1 Z2 Z3 है, यदि आप इसका समेशन हटाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा Z1 Z2 माइनस Z3 एक बार, तो फिर आप Z1 अब Z2 से स्टार्ट करेंगे, क्रम से चल रहे हैं तो Z2 के आगे Z3 Z3 के आगे Z1, फिर Z3 लेंगे तो क्या आएगा Z1 माइनस Z2। आप गुणा करना Z1 Z2, देखो प्लस का यहाँ Z1 Z2 माइनस का Z1 Z3 माइनस का यहाँ देखो Z1 Z3 प्लस का, ये सब पद क्या होंगे कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी लिख देना साइड में, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा 1/4 आयोटा और समेशन Z1 भार Z2 माइनस Z3। अब नकल कर लीजिए बेटे, आपको क्या चाहिए मोड़ो Z1 स्क्वायर चाहिए, तो याद होगा मैंने क्या समझाया था, Z बार होता है मोड़ो Z स्क्वायर, तो आपको Z1 भार तो है क्योंकि मोड़ो Z1 स्क्वायर चाहिए आपको, तो आपको Z1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने Z1 से, गुणा किया है तो भाग भी देना पड़ेगा आपको, और यहां से क्या आएगा Z2 माइनस Z3, यहां से क्या आएगा Z2 माइनस Z3 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, समेशन देखो Z1 भार और Z1 क्या होगा मोड़ो Z1 का स्क्वायर, और आयोटा को समेशन के अंदर ले सकते हो बेटे। क्या Z1 को भी समेशन के बाहर भी ले सकते थे क्या, ये गलती मत कर देना बेटे आप, क्योंकि Z1 क्या बनेगा, एक बार Z1 बनेगा, एक बार Z2 बनेगा, एक बार Z3, 4 आयोटा को ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संख्या है बेटे। तो बेटे मोड़ो Z1 स्क्वायर हो गया, 4 आयोटा को अंदर लेके आ गए तो Z2 माइनस के आ गया Z3, ये प्रूव करना था बेटे आपको। आगे देखिए बेटे और क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज समबाहु होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर हो, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इसके बराबर हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट का ही लिख देंगे। यदि त्रिभुज PQR लिख देना, त्रिभुज यदि PQR समबाहु त्रिभुज हो तो क्या होगा, आपको पता है बेटे, सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज में क्या होता है,
जैसे PQR त्रिभुज की बात चल रही है, P के कोऑर्डिनेट Z1 है, Q के Z2 है, R के कोऑर्डिनेट Z3 है बेटे। यदि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब इसे भुजा की लंबाई कैसे निकालोगे आप, Z1 में से क्या घटाओगे, Z2, उसका क्या लोगे, मोड। तो त्रिभुज समबाहु होगा यदि ये लंबाई Z2 माइनस Z3 का मोड ये लंबाई, और ये क्या हुआ आपके पास Z3 माइनस Z1, ये तीनों लंबाई क्या हुआ आपके पास, बराबर हो बेटे। अब देखते जाओ बेटे, आप भी दे देना समीकरण कोई सा भी हो आप पीछे से देख लेना। सबसे पहले क्या लिखोगे, समीकरण 1 के, देखो सबसे पहले हम लेंगे प्रथम दो पद लेंगे बेटे, समीकरण 1 के प्रथम दो पदों से बेटे, क्योंकि दो पद को लेकर सॉल्व कर सकते हो बेटे आप। तो समीकरण 1 के प्रथम दो पद लेंगे तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2 और इक्वल Z2 माइनस Z3 का मोड। बेटे मैं दोनों स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर पता है ना आपको, जैसे मोड ऑफ Z का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, Z और Z बाहर आता है बेटे। तो यहाँ स्क्वायर करूंगा तो Z1 माइनस Z2 आएगा, Z1 माइनस Z2 का बाहर आएगा, और Z1 माइनस Z2 का बाहर है तो आप अलग अलग ले सकते हो बेटे आप सही भी। आगे देखिए, इधर भी मैं स्क्वायर करूंगा तो Z2 माइनस Z3 आएगा, और Z2 ये कंजुगेट होगा आपके पास, ये Z3 के ऊपर भी बाहर आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से मैंने इनका मान भी याद कर लिया बेटे। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करोगे आप बेटे, आपको देखो ये जो आंसर है उसमें भार वगैरह नहीं दे रखा, कहीं भी संयुग्म भी नहीं दे रखा, तो आपको संयुग्मी वगैरह को उठाना है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से Z1 माइनस Z2 बार माइनस Z3 बार, संयुग्मी को नीचे लिख दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या लिखोगे, क्योंकि फिर अभी मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि संयुग्मी को उठाना है बेटे आपको। यदि संयुग्मी को ऊपर लेके आ जाएंगे बेटे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटे। तो आप, मैंने यहाँ से संयुग्मी को नीचे लेके आ गया, यहाँ से भी लेके आ गया इसके नीचे। अब मेरी बात सुनो बेटे, आपने प्रथम दो पद लिए, अब आप अंतिम दो पद लोगे बेटे ऐसे। तो वहां क्या है, एक तो Z2 Z3 है, एक Z3 Z1 है, तो इसको कैसे भी आपको क्या बनाना है, Z3 Z1 या Z1 माइनस Z3, कैसे भी आपको ये बनाना है बेटे। तो आप क्या करोगे, ये बनाने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे, तो Z2 से Z2 क्या होगा, कैंसिल, ये वाला पद बन जाएगा बेटे। तो आप क्या करना, एक योगानुपात नियम होता है बेटे। तो योगानुपात नियम से क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटे, Z1 Z2 भाग, क्योंकि ये पद तो चाहिए, कैंसिल कर देंगे बेटे, इस वाले से भी समझ में आ जाएगा आपके बेटे। आपने पता होगा जैसे A अपॉन B बराबर क्या हो, C अपॉन D हो, तो बराबर क्या होता है, A प्लस C अपॉन B प्लस D भी होता है, जानते होंगे बेटे आप। संख्याएं लेके देख लिया तो जैसे 1/2 है, 3/6 दोनों बराबर है बेटे। तो यदि आप 1 प्लस 3 और 2 प्लस 6 लेंगे तो भी इनके बराबर ही आएगा, क्योंकि इसका भी मान 4/8 वही 1/2 होगा, तो इन दोनों का मान था बेटे। तो यहां से क्या लिख देंगे, इनके बराबर में आ जाएगा बेटे, या मैं आगे लिख दूं बेटे, समझ रहे हो आप बात को, मैंने इसके आगे लिख दिया बेटे। इन दो को जोड़ेंगे बेटे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Z1 माइनस Z3, यहां पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटे, Z2 भार तो कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा Z1 भार माइनस Z3 भार। तो यहां से क्या आ गया, Z1 माइनस Z3 और Z1 भार माइनस Z3 भार बेटे। या इक्वेशन नंबर दीजिए आप सेकंड बेटे। अब मजे से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। अब क्या करोगे, समीकरण 1 के अंतिम दो पद ले लोगे बेटे। समीकरण 1 के अंतिम दो पदों से क्या होगा वो समझो आप। अंतिम दो पद लेंगे बेटे, थोड़ा तेज बता रहा हूं मैं, और वही आप अंतिम दो पद लेके उसका क्या कर दोगे बेटे, स्क्वायर कर दोगे, तो क्या आएगा, Z2 माइनस Z3 और Z2 भार माइनस Z3 भार, Z3 माइनस Z1 और Z3 भार माइनस Z1 भार। देखो इसको समीकरण कौन सा दे देंगे हम, 3 दे देंगे बेटे। अब कुछ नहीं करना आपको, समीकरण 2 व 3 को गुणा करना, आपका आंसर आ गया बेटे।
तो 2 और 3 को गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। तो 2 और 3 को गुणा कैसे करोगे वो समझिए आप। लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से बेटे यहां से देखो गुणा कराओगे तो Z2 बाहर माइनस Z3 बाहर, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3। बेटे यहां भी गुणा कराओगे तो देखो Z1 बाहर माइनस Z3 बाहर कैंसिल होगा बेटे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए बेटे आप, तो माइनस से माइनस कैंसिल भी होगा, नीचे Z3 माइनस Z1 बाहर आएगा, गुणा कराओगे तो बेटे ये तो हर में रहेगा, ये अंश में रहेगा, ये वाला कैंसिल होगा, तो आप गुणा कराओगे तो Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे सॉल्व कर देना बेटे, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 Z3 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस का 2Z1 Z3 बेटे। तो यहां से क्या होगा बेटे, देखो Z1 Z2 सॉरी प्लस का है बेटे, Z1 Z2 आएगा, एक बार क्या आएगा Z1 Z3 फिर माइनस Z2 प्लस का ही होगा बेटे, Z2 Z3 प्लस का होगा, तो Z1 Z2 Z3 इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का Z1 Z3 बचेगा, अरे Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस का Z3 स्क्वायर, जो आपको चाहिए वो हो जाएगा बेटे, सॉल्व कर देना आप। आगे देखते हैं फिर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड के बारे में। एग्जाम्पल सेकंड क्या है कि सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 Z3 वाले त्रिभुज के शीर्ष वाले त्रिभुज का परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है, आपके पास कोई त्रिभुज है, उसका एक ऐसा केंद्र जिसकी सभी शीर्षों से दूरी क्या हो, बराबर हो। जैसे Z परिकेंद्र है और इस त्रिभुज के शीर्ष क्या है Z1 Z2 Z3, तो Z माइनस Z1 कहने का Z की Z1 से दूरी, Z की Z2 से दूरी, Z की Z3 से दूरी क्या हो, बराबर हो। तब जो बिंदु Z के जो निर्देशांक होते हैं उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं बेटे। लंब केंद्र आप जानते हो बेटे, 1.5.2 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। लंब केंद्र क्या होगा, यहां से इस भुजा पर लंब डालोगे, यहां से इस भुजा पर लंब डालोगे और यहां से इस भुजा पर लंब डालोगे, ये तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं बेटे। बेटे इन चीजों की स्टडी करना आप बेटे, एग्जाम्पल वगैरह आप कंप्लीट नहीं करवा सकते, आप इनकी स्टडी करना बेटे। स्टडी करोगे आप बेटे, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है 1.6.1, उसकी चर्चा कर लेते हैं बेटे। देखो वर्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप, तो वर्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप क्या होता है, एक ऐसा वर्त जिसका केंद्र ए हो और त्रिज्या क्या हो, आर हो बेटे। एक आपके पास एक ऐसा वर्त जिसका केंद्र ए हो और त्रिज्या क्या हो, आर हो, उस वर्त का सम्मिश्र जो समीकरण है वो क्या होता है, Z माइनस ए का मोड इक्वल आर होता है बेटे। इसी को क्या बोलते हैं, वर्त के समीकरण का सम्मिश्र रूप बोलते हैं बेटे। अब देखिए आप तो आगे बेटे 1.6.1 एग्जाम्पल के बारे में देखिए, क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि Z माइनस 1, बेटे बात को समझिए, सिद्ध कीजिए कि Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, इसका मोड क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है बेटे, तथा आर्ग्यूमेंट Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, ये भी आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है, इसका कांस्टेंट दे रखा है। दो लंबकोणीय क्या है आपके पास वर्त है बेटे, ये प्रूव करना आपको, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटे आपको। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसके बारे में समझो। दो लंबकोणीय वर्त हैं, कहने का अर्थ इसको सोल्व करेंगे तो भी वर्त का समीकरण आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, वर्त का समीकरण। दोनों जो वर्त हैं उनको क्या दिखाना है, हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है बेटे। तो यहां से
लिख देना। दिया है क्या दे रखा है बताइए आप, z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, इसका मोड क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। बेटे अलग अलग मोड ले सकते हो, आपको पता है बेटे, अलग अलग मोड लेंगे। अचर मैंने मान लिया k1 मान लिया बेटे, अचर है इसकी वैल्यू बेटे, इसको मैंने k1 मान ली। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो z की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, x प्लस आयोटा y और माइनस वन, यहाँ k1 और यहां से z की जगह मैं x प्लस आयोटा प्लस वन। आप मेरे को बताइए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मैं यही लिख रहा हूं, ये क्या आएगा, देखो दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करोगे, यहां भी स्क्वायर, सभी जगह स्क्वायर आएगा आपके पास। अब ये जानते हो कि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड है, उसका मापांक कैसे निकालते हैं, रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, लेकिन यहाँ होल पावर में भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, वास्तविक भाग क्या है x माइनस वन, काल्पनिक भाग क्या है y है, यहां से आएगा k1 स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, k1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो आप x स्क्वायर आएगा, यहां से 1 माइनस k1 का स्क्वायर आएगा, यहां से देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्स स्क्वायर वाले पद एक जगह लिखने हैं, वाई स्क्वायर वाले पद एक जगह लिखने हैं। तो वाई स्क्वायर में क्या आएगा, वाई स्क्वायर में भी वही आएगा 1 माइनस k1 का स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा आपके पास, एक आएगा माइनस का 2x ही आएगा आपके पास, तो माइनस का 2x, और यहां से क्या आएगा k1 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, दोनों किसके आएंगे, माइनस के होंगे बेटे, तो ये लिख देना माइनस 1 प्लस k1 स्क्वायर और यहां से 2x। देखो y का कोई पद है नहीं, कांस्टेंट क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक यहां से क्या आएगा माइनस k1 स्क्वायर बराबर 0। कैलकुलेशन आप आराम से देख लेना बेटे, लिख दोगे ना 1 माइनस यहां से क्या आएगा k1 स्क्वायर, 2x आ जाएगा बेटे आपके पास से, कैलकुलेशन आप आराम से देख लोगे। बेटे मेरे को क्या दिखाना है, दोनों वर्तों को लंबकोणीय दिखाना है, तो पहले इस वर्त को क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करोगे आप, 1 माइनस k1 के स्क्वायर का भाग दोगे, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस k1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k1 का स्क्वायर बेटे, और यहां से आएगा 2x, और यहां क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल 0 बेटे, यही होगा बेटे। सॉल्व करोगे तो आप आगे सॉल्व कीजिए बेटे। और क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, इस आर्ग्यूमेंट का मान भी अचर दे रखा है, मैंने k2 मान लिया बेटे, कुछ भी मान लेना बेटे। बेटे एक फॉर्मूला देखना, पीछे मैंने पढ़ाया था, आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 होता है, तो z1 की जगह z माइनस वन, तो z एक काम देखो भाग में होता है ना तो माइनस में आ जाता है अलग अलग, और मैं z की जगह क्या लिख रहा हूं, x प्लस आयोटा भी लिख रहा हूं बेटे, x प्लस आयोटा वाई होता है z बराबर, और माइनस का आर्ग्यूमेंट z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई प्लस वन, और यहां से क्या आएगा k2, ये आ जाएगा बेटे आपके पास। अब यहां से आप मेरे को बताओगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पूर्णांक ही तो होता है, पूर्णांक कैसे निकालते हैं सभी को पता है, tan इनवर्स y अपॉन x, ऐसे निकालते हो आप। तो tan इनवर्स y क्या होता है आपको पता है बेटे, काल्पनिक भाग होता है, और वहां x क्या होता है, वास्तविक भाग, यहां वास्तविक भाग क्या है, x माइनस वन है। आर्ग्यूमेंट निकालते हैं tan इनवर्स काल्पनिक भाग अपॉन वास्तविक भाग वाले फॉर्मूले से, ये k2। और आपको पता है tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b, तो y अपॉन x माइनस वन माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन, यहां से आएगा 1 माइनस है तो प्लस आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल k2। आप यदि इसको सॉल्व करोगे, गुणा कराओगे तो वाई स्क्वायर होगा, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। कुछ भी नहीं है बेटे, सॉल्व कर दीजिए। देखो आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
यहां से भी आप सॉल्व करोगे तो आएगा वाई एक्स प्लस 1 और माइनस का क्या आएगा वाई एक्स माइनस 1 बेटे, ये आएगा वाई एक्स प्लस 1 होगा, अरे वाई एक्स माइनस 1 होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, उससे कैंसिल होगा, तो अपोन में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन के टू, कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लेना। यहां से देखिए आप गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस का, अरे माइनस का कैंसिल, तो यहां बचेगा वाई माइनस एक्स, सॉरी ये वाई होगा, अरे माइनस माइनस ये भी वाई होगा और ये भी क्या होगा वाई होगा बेटे, दोनों जगह वाई आएगा तो 2y हो जाएगा। और अपॉन क्या आएगा, इसको इधर ले आइए टेन के टू, फिर इसको अपॉन में लेके आ गए तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y टेन 1 अपॉन टेन क्या होता है कोट के टू माइनस 1 इक्वल 0। बेटे आपको पता होगा कि जो वर्त होते हैं उनके मानक समीकरण क्या होते हैं, व्यापक रूप क्या होता है वर्त के समीकरण का, याद रखना 2f1x 2g1y प्लस h1 इक्वल 0। एक दूसरा वर्त ले लिया, उसका भी मैंने व्यापक रूप ले लिया 2f2x प्लस 2g2y प्लस h2। याद रखना बेटे ये दो वर्त हैं, तो ये दोनों वर्त हैं वो लंबकोणीय कब होंगे, जब 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 बराबर क्या होगा h1 प्लस h2 बेटे, ये होगा तब दोनों वर्त क्या होंगे लंबकोणीय होंगे। तो यहां से हम निकालें, पहले तो निकालेंगे 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 का मान बेटे, कितना आएगा बताइए आप, लिख दीजिए f1 क्या होगा पहले वाले समीकरण में x का गुणांक, तो कितना है बेटे, देखो ये आएगा f1 क्या होता है पहले वाले समीकरण में 2x का गुणांक, तो वो देख लो वहां से क्या है वो आ जाएगा। f2 क्या होगा दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, दूसरे वाले समीकरण में बताइए आप x का पद ही नहीं है तो गुणांक 0 होगा। g1 क्या होता है पहले वाले समीकरण में 2g1 का गुणांक बेटे, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन क्या होता है पहले वाले समीकरण में 2y का गुणांक होता है, तो y का तो पद ही नहीं है बेटे वहां, तो 2y का गुणांक क्या होगा 0.2y 0 होगा। कहने का जीवन का मान 0 है, g2 का मान यहां से आ जाएगा, लेकिन जीवन का ही मान 0 है तो कंपैरिजन करके मान रखना। अब आप h1 प्लस h2 का मान निकालना, h1 क्या होगा बेटे इस वाले समीकरण में कांस्टेंट, ये तो होता है बेटे तो 1 है। h2 क्या होगा इस वाले समीकरण में कांस्टेंट, देखो तो आप देखो 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 बराबर क्या आ रहा है h1 प्लस h2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों वर्त क्या होंगे लंबकोणीय होंगे। समझ गए होंगे बेटे आप। आगे देखिए बेटे अब इंपॉर्टेंट बातें करते हैं ओनली, आपको बेटे कंप्लीट मैटर फटना है, ये थोड़ा सा मैं गाइड कर रहा हूं आपको कि आप एक बार रास्ता पकड़ लो बेटे। और आप फिर मैं बोल रहा हूं हल्के में मत लेना बेटे एग्जाम को, कहीं आप इस चक्कर में हल्के में ले लोगे, 3 ही क्वेश्चन करके आने हैं, करके आ जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी बेटे एग्जाम के टाइम। इतना इजी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो बेटे, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आगे देखिए बेटे देख लेना आप 3 बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त। अब देखो मैं पढ़ाता हूं त्रिविम प्रक्षेप के बारे में, आपको नोट्स वगैरह देखना उसमें थ्योरी वगैरह लिखाई हुई है, मैं इसके बारे में समझा देता हूं बेटे ओनली। त्रिविम प्रक्षेप क्या होता है बेटे, क्या होता है सबसे पहले देखो जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, कहने का गोले के जो बिंदु होते हैं, गोला किस में बनता है 3D में बनता है बेटे। और वैसे हम नॉर्मली बात करें तो सम्मिश्र संख्याएं किस में होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं किस में होती हैं 2D में होती हैं वैसे। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से आप, त्रिविम प्रक्षेप क्या होता है, पहले त्रिविम प्रक्षेप से पहले हम रीमान गोले की बात करेंगे, क्योंकि जो त्रिविम प्रक्षेप पढ़ेंगे वो अपन किस पर पढ़ेंगे रीमान गोले पर। रीमान गोला क्या होता है तो याद करना,
गोले के बिंदुओं को सम्मिश्र संख्याओं से भी, गोले के बिंदुओं को सम्मिश्र संख्याओं से भी निरूपित किया जा सकता है, यह सर्वप्रथम रीमान ने बताया था। अतः इस प्रकार के गोले को क्या कहते हैं? रीमान गोला। किस प्रकार के गोले को? जिस गोले के बिंदुओं को सम्मिश्र संख्याओं से लिखा जा सकता है उस गोले को क्या कहते हैं? रीमान गोला। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले रीमान ने बताया था कि आप गोले के बिंदु है ना, गोले का कोई भी बिंदु है 3D में होगा, आप उस बिंदु को सम्मिश्र संख्या के रूप में भी लिख सकते हो। तो यह जानकारी सर्वप्रथम रीमान ने दी थी। अतः रीमान को सम्मान देने के लिए हम इस प्रकार के गोले को क्या कहते हैं? रीमान गोला कहते हैं। अब जो त्रिविम प्रक्षेप पढ़ेंगे वो रीमान गोले पर ही पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं बेटे, ध्यान से सुनो। हम एक गोला लेके चल रहे हैं बेटे, हम एक रीमान गोला लेके चल रहे हैं सिग्मा। थोड़ा मैं बुक वाला ही बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको बेटे। कंफ्यूज होने का समझ गए, मैं कुछ अलग से बता दूं अब तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटे। तो मैं बुक वाला ही रिपीट कर रहा हूं, बुक में क्या दे रखा आपके वो समझ लो बेटे। तो हम एक रीमान गोला लेके चल रहे हैं, मैंने उसको किससे नाम दे दिया? सिग्मा से। और इसे गोले को मैं किस पे रख रहा हूं? एक पाई समतल पर बेटे। यह गोला किस पर रखा हुआ है? एक पाई समतल पर रखा हुआ है बेटे। समझ गए होंगे बेटे, गोला किस पर रखा हुआ है? पाई समतल पर। कहने का अर्थ समतल ऐसे है बेटे, इस पर एक गोला रखा हुआ है, इस समतल को क्या नाम दे रहे हैं? पाई। बेटे मैंने गोले का केंद्र तो क्या माना है? एम ओ माना है। मैंने गोले का, जो मैं गोला लेके चल रहा हूं बेटे, या उस गोले का हम केंद्र क्या मान के चल रहे हैं? ओ मान के चल रहे हैं। और उसकी त्रिज्या क्या मान के चल रहे हैं बेटे? 1 इकाई मान रहे हैं बेटे। इस बिंदु को तो नाम क्या देना? एन, और इस बिंदु को नाम क्या देना? एस। हम एक गोला लेके चल रहे हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या क्या है उसकी बेटे? 1 है। और अब हम गोले का एक व्यास लेते हैं। गोले के व्यास को मैंने क्या नाम दे दिया? NOS नाम दे दिया बेटे। गोले के व्यास को मैंने क्या नाम दे दिया? NOS। वैसे याद रखना बेटे, जो गोले का व्यास NOS होता है, जिसमें N होता है ना नॉर्थ, N को क्या कहते हैं? गोले का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। S साउथ दक्षिण, और जो S होता है उसको क्या बोलते हैं? गोले का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं बेटे, याद रखना। तो एक गोला ले लिया जिसका केंद्र मूल बिंदु है, हम त्रिज्या क्या लेके चल रहे हैं बेटे? 1 लेके चल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जैसे XYZ लेते हैं ना आप 3D में, XYZ लेते हुए, एक X एक्सिस लेते हुए, एक Y एक्सिस लेते हुए, एक Z एक्सिस, वैसे ही मैं यहां क्या लेके चल रहा हूं? एक तो एक्सिस लेके चल रहा हूं बेटे जाई, एक लेके चल रहा हूं मैं नीटा, एक लेके चल रहा हूं मैं ईटा। वही काम है जो XYZ का काम है, वही किसका काम है? जाई, नीटा और ईटा का काम है। कंफ्यूज मत होना बेटे। अब बेटे मेरे को इतना सा बताओ कि जो N बिंदु होगा, N बिंदु क्या होगा? क्योंकि ये इस वाले कोऑर्डिनेट पर है, कहने का अर्थ ये XX का काम कर रहा है, ये YX का काम कर रहा है, ये ZX का काम कर रहा है। कंफ्यूज मत होना। तो ZX पर X और Y वाले कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे बेटे। कहने का जाई और नीटा वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे बेटे। इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर जाई और नीटा वाले कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और ईटा का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको मूल बिंदु माना है, रेडियस 1 मानी है, तो ये दूरी कितनी आएगी? 1 आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, एक बिंदु लेके चल रहा हूं यहां पर बेटे। मैं एक यहां पर कुछ भी ले लीजिए बेटे, आपने जैसे P ले लिया, यहां पर क्या ले लिया आपने? P। आप जो आर्गेंट समतल आपके पास पाई, उस पर एक सम्मिश्र संख्या लेके चल रहे हो आप, x प्लस आयोटा y, जिसको अपन XY से भी लिख सकते हैं। इसको मैंने Z मान लिया बेटे। मैं एक, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पाई क्या है? समतल है। समतल पर XY, समतल XY तल में ही होता है, हम समतल है उसको XY तल में लेके चल रहे हैं बेटे। मैंने जो पाई समतल है उस पर एक बिंदु ले लिया Z। Z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x प्लस आयोटा y या XY बेटे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि त्रिविम प्रक्षेप की बात हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक प्रक्षेप, हम बिंदु N से P पर क्या लेके चल रहे हैं? एक प्रक्षेप लेके चल रहे हैं। कहने का अर्थ N और P को एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं बेटे। हम N और P को क्या कर रहे हैं? एक रेखा के द्वारा मिला रहे हैं। तो हमें पता है कि यह रेखा, जैसे आपके पास गोला है, समतल पर रखा हुआ है, एक N क्या है?
ऊपर वाला पॉइंट है बेटे गोले का, अरे पी एक समतल में पॉइंट आपके पास है। अब हम, या अभी मत समझो बेटे, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक गोले पर भी बिंदु लेके चल रहे हैं। गोले पर मैंने बिंदु ले लिया, क्यों, जाई नीटा और ईटा मान रहे हैं, तो मैंने उसके कोऑर्डिनेट भी क्या मान लिए। अरे जब भी गोला एक्स वाई जेड तल में होता है तो हमें पता है गोले का कोई स्वेच्छिक बिंदु क्या होता है, एक्स वाई जेड। अब गोला जाई नीटा और ईटा तल में है तो गोले का कोई स्वेच्छिक बिंदु क्या होगा, जाई नीटा और ईटा। अब हम क्या कर रहे हैं, एन को, क्यू को और पी को मिलाते हुए एक रेखा खींच रहे हैं बेटे। एन को, क्यू को और पी को मिलाते हुए एक रेखा खींच रहे हैं। इसी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं बेटे। इसी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, लिख देना। अब हम बिंदु एन, क्यू और पी को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, इसी को त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं बेटे। तो आप ये बताओ रीमान गोले का समीकरण तो क्या होगा बेटे। थ्योरी लिखाई हुई है, आपको बातों को समझना, थ्योरी कंप्लीट लिख के आना बेटे। अब इतना टाइम है नहीं क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा कंप्लीट समझाने में बेटे। रीमान गोले का समीकरण तो क्या होगा, जब एक्स वाई जेड लेते हैं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेते हो। अब एक्स वाई जेड की जगह जाई नीटा और ईटा है और गोले का केंद्र मूल बिंदु है, तो आप ऐसे तो लिखते हो गोले का समीकरण, जिस गोले का केंद्र क्या हो, ए बी सी हो, रेडियस आर हो, उस गोले का समीकरण ऐसे लिखा जाता है। तो यहां तो गोले का केंद्र आपने क्या माना है, मूल बिंदु, तो यहां क्या आ जाएगा 0, आर की जगह क्या आ जाएगा, त्रिज्या 1 है तो 1 आ जाएगा बेटे, और एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा, जाई नीटा और ईटा। तो रीमान गोले का समीकरण तो यह आ गया। और समतल का समीकरण क्या है बेटे, समतल वही एक्स वाई तल में माना, आप समतल एक्स वाई तल में है तो जेड बराबर क्या होता है, 0 होता है बेटे। समतल या एक्स वाई तल में है बेटे, कोई पूछे आपको एक्स वाई समतल का समीकरण लिखो तो आप कैसे लिखते हो, जेड बराबर 0। यहाँ जेड की जगह क्या है, ईटा है, तो यहाँ समतल का समीकरण क्या होगा, ईटा पर जो आपके पास है 0 आ जाएगा। यहां से इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई बेटे। सॉल्व कर दो मजे से बेटे, कुछ नहीं करना। त्रिविम प्रक्षेप में क्या करना पड़ता है, जाई नीटा और ईटा है ना, इसका मान सम्मिश्र संख्याओं के पदों में निकालना है। आपको जाई नीटा और ईटा का मान जेड के पदों में निकालना है बेटे। तो समझो आप लिख देना, चूंकि एन बिंदु क्या है 0 0 1, क्यों क्या है जाई नीटा और ईटा है आपके पास, और ए क्या है पी है, पी क्या है एक्स वाई, और जेड कोऑर्डिनेट 0 मान लो बेटे, एक ही रेखा में है बेटे। कोई भी 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो मैं ये बातें आपको पहले भी समझा चुका, क्या होता है जाई माइनस 0, नीटा माइनस 0, ईटा माइनस क्या आएगा 1 आएगा, अपोन यहाँ से x माइनस 0, फिर y माइनस 0, और यहाँ से 0 माइनस 1 बराबर क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है बेटे, अचर होता है। जैसे आप इनका अनुपात देखोगे, तीनों का अनुपात बराबर होता है बेटे। अब यहां से आप सॉल्व करोगे बेटे, तो सॉल्व कीजिए बेटे, सॉल्व करोगे तो जाई का मान तो कितना आएगा बेटे, कि x आएगा, इसको बराबर लेंगे तो बेटे नीटा का मान कितना आएगा बेटे, के वाई, और ईटा का मान कितना आएगा बेटे, यहां से बताइए आप, ये 1 माइनस क्या आ जाएगा, के आ जाएगा बेटे। अब आपको कुछ नहीं करना, जाई नीटा और ईटा का मान आपको कहां रखना है, समीकरण 1 और 2 में। देखो मैं डायरेक्ट ही बता दूं बेटे, अब आपको उठा देना इस डायग्राम को, तो आप देखो जाई नीटा और ईटा का मान समीकरण 1 और 2 में रखना बेटे। जाई नीटा और ईटा का मान कहां रखना, समीकरण 1 में रखना। मैं डायरेक्ट बता दूं बेटे बुक में, अब आप सॉल्व कर लोगे, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं बेटे, आगे आप बुक में देख लेना, कुछ भी नहीं है। देखो जाई नीटा और ईटा का मान कहां रख दोगे आप, समीकरण 1 में रख दोगे, और वहां से किसका मान निकालना, के का। जाई नीटा और ईटा का मान यहां रखना बेटे, और फिर यहां से किसका मान निकालना, के का। तो देखो के का मान क्या आ गया, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं बेटे, के का मान आ गया 2 अपॉन, ज्ञात कर सकते हो बेटे,
रख देना यहाँ से k का मान निकालने में क्या दिक्कत आएगी, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है बेटे, आपको अभी मैंने समझाया था कि त्रिविम प्रक्षेप में क्या करते हैं, जाइन ईटा और ईटा के मान है ना, क्योंकि रीमान गोले पर यही बिंदु लिया आपने, जाइन ईटा और ईटा, इसका मान सम्मिश्र संख्याओं के पदों में निकालना पड़ता है। तो जाई का मान तो क्या आया था बेटे, kx, जाई का मान तो क्या आया था, kx आया था बेटे। नीटा का मान क्या आया था, ky, और ईटा का मान क्या आया था, 1 माइनस k। तो अब ये काम करना बेटे, यहां रख देना, देखो यहां से वैल्यू अगर पुट करो बेटे आप, तो यहां से आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। के की जगह रख दो बेटे ये वाला मान, तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अरे बेटे यहां से रखोगे ना तो 1 माइनस के की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया बेटे। जाई नीटा और ईटा का मान ज्ञात करना है, तो आपके ने यही तो आया था, जाई का मान ये था, नीटा का मान, ईटा का मान ये था, तो ये आ गया आपके पास। अब सॉल्व करना बेटे मजे से। देखो 2x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, z प्लस जेड भार, क्योंकि z क्या है यहाँ, x प्लस आयोटा वाई, ये z भार क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई, दोनों को ऐड करेंगे 2x आ जाएगा बेटे। इसको क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ z स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 1 बेटे। 2y को क्या लिख सकता हूँ बेटे मैं, z माइनस जेड भार, और अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, आयोटा, और यहां से मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 बेटे, क्योंकि जेड क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई, माइनस से आप घटाओगे तो 2 आयोटा वाई आएगा ऊपर, लेकिन आयोटा से डिवाइड कर दो तो 2y बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटे इसको सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो क्या लिख दोगे, मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1, ऐसे कैसे नीचे क्या लिख दोगे, मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास बेटे। ये जाई नीटा और ईटा के मान मैंने किसके पदों में लिख दिए, सम्मिश्र संख्याओं के पदों में, जेड के पदों में। यही करना पड़ता है त्रिविम प्रक्षेप के अंदर बेटे। तो त्रिविम प्रक्षेप में क्या करते हैं, एक रीमान गोला लेते हैं, एक रीमान गोला सिग्मा लेते हैं, एक आर्गेंट समतल क्या लेते हैं, पाई लेते हैं, फिर एक रीमान, जो रीमान गोला होता है उसका केंद्र क्या लेके चलते हैं बेटे, याद रखना मूल बिंदु, रेडियस क्या लेके चलते हैं 1। फिर एक व्यास की रचना करते हैं रीमान गोले पर NOS, तो N को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, S को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। रीमान गोले पर त्रिविम प्रक्षेप कैसे लेते हैं, रीमान गोले पर कोई बिंदु Q मान लेते हैं, जाई नीटा और ईटा, फिर N को और Q को और P को एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं, उसी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं बेटे। फिर उस रेखा की सहायता से हम क्या करते हैं, जाई नीटा और ईटा के मान जेड के पदों में ज्ञात करते हैं बेटे। ओके बेटे, थ्योरी में आपको लिखा नहीं रहा क्योंकि आप नोट्स वगैरह हैं वहां से समझ लेना। त्रिविम प्रक्षेप के बारे में बेटे ध्यान से पढ़ के जाना, गलती मत कर देना बेटे कोई भी आप। देखो आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बारे में भी मैं समझा देता हूं बेटे। देखो 1.7.1 क्या दे रखा है कि एक त्रिविम प्रक्षेप वर्तों को वर्तों या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है बेटे। वर्तों को वर्तों या सरल रेखाओं में क्या करता है, त्रिविम प्रक्षेप करता है बेटे। तो कुछ भी नहीं है बेटे, देखो एक वर्त लेके चलना, जो भी एग्जाम्पल दे रखा है कौन से नंबर का एग्जाम्पल है बेटे, देख लीजिए आप 1.7.1। तो सबसे पहले आपको एक तो त्रिविम प्रक्षेप लेके चलना है, ये तो बोल रहा है त्रिविम प्रक्षेप लेके चलना है, एक क्या लेके चलना है, वर्त लेके चलना है। त्रिविम प्रक्षेप वर्तों को वर्त या सरल रेखा में प्रतिच्छेद करता है। तो पहले आपने वर्त का समीकरण मान लिया, आपको याद आ रही होगी बेटे बीएससी फर्स्ट ईयर। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में चैप्टर सेकंड था गोले वाला, स्फीयर वाला, तो हम क्योंकि त्रिविम प्रक्षेप भी किस त्रिविम प्रक्षेप होता है, त्रिविम की बात तो आ रही है तो 3D की चर्चा हो रही है। और आपको पता है कि 3D वाली बुक बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती थी, वहां वर्त का समीकरण आप कैसे लिखते थे बेटे, वर्त को कैसे लिखते थे, गोला और समतल,
वहां गोले से यदि गोला और समतल का समीकरण एक साथ दे रखा होता तो आप समझ जाते कि यह क्या है, वर्त का समीकरण है। क्योंकि जब किसी गोले से हम क्या गुजारते हैं, किसी समतल को गुजारते हैं, तो गोले और समतल के उभयनिष्ठ बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं, वर्त बनाते हैं बेटे। तो मैं डायरेक्टली आप देखना है वर्त का समीकरण यहाँ कैसे लोगे। एक तो आपको लेना पड़ेगा गोले का समीकरण बेटे, गोले का तो यह आ गया बेटे। त्रिविम प्रक्षेप की बात हो रही है तो वही जाई नीटा ईटा के रूप में बात। समतल का समीकरण कैसे लिखोगे, ए जाई बी नीटा प्लस सी ईटा आ जाएगा प्लस डी इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा बेटे। अब देखो ये तो हमने वर्त की बात कर ली बेटे। माना त्रिविम प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप कौन कौन से बिंदुओं से गुजरता आपको पता है। माना त्रिविम प्रक्षेप n, एक तो n तो क्या होता है वो लिख दिया करो 0 0 1, एक आपने मान लिया क्यों, क्यों क्या माना, जाइन ईटा और ईटा बेटे। और आपने माना p x y 0 बिंदुओं से गुजरता है। त्रिविम प्रक्षेप था ना बेटे, वो हमने मान लिया कि वह इन बिंदुओं से गुजरता है बेटे। त्रिविम प्रक्षेप इन बिंदुओं से गुजरता है तो आपको पढ़ा चुके बेटे क्या होगा, जाई माइनस 0 नीटा माइनस 0 और ईटा माइनस 1। यहां से क्या आएगा बेटे, x माइनस 0 वाई माइनस 0 और यहां से 0 माइनस 1 बराबर क्या आता है k। फिर जाइन ईटा और ईटा का मान निकाल लोगे बेटे आप, ये आ जाएगा kx ky और यहां से क्या क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस k बेटे। फिर आप क्या करना कि त्रिविम प्रक्षेप वर्तों को वर्त या सरल रेखा में प्रतिच्छेद करता है। तो एक तो आपको वर्त को सॉल्व करना है, एक किसको सॉल्व करना है, त्रिविम प्रक्षेप को। तो आप क्या करोगे, यहां से जो मान है ना प्रतिच्छेद करता है त्रिविम प्रक्षेप, प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हो, कोई भी दो इक्वेशन है आपके पास उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो बेटे आप। तो यहां भी क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो कहने का यहाँ जाई का मान के एक्स रखेंगे, नीटा का मान के वाई रखेंगे, ईटा का मान 1 माइनस के यहां भी रख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है बेटे, वो ध्यान से सुनो। तो दोनों समीकरण किसके पदों में आ जाएंगे, एक्स वाई के पदों में आ जाएंगे, क्योंकि जाई ईटा और ईटा का मान आप एक्स वाई के पदों में रख दोगे। दोनों समीकरण एक्स वाई के पदों में आएंगे और दोनों समीकरण में के भी आएगा। फिर आप क्या करना, दोनों समीकरण जो एक्स वाई के पदों में आए और के पदों में आए तो उनसे किसका विलोपन करना, के का विलोपन करना। बात समझ गए होंगे बेटे। आप यहां जाइन ईटा और ईटा के मान रखोगे, ये समीकरण के एक्स वाई के पदों में आएगा, ये भी के एक्स वाई के पदों में आएगा। फिर आप दोनों से समीकरण आए कि एक्स वाई के पदों में, बुक में देख लेना, वहां से के का विलोपन करना। के का विलोपन करने पर क्या आएगा बेटे, सी प्लस डी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एग्जाम्पल है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है बेटे। आप तो बेटे टाइम वेस्ट करना, आप तो आराम से जाइन ईटा और ईटा का मान यहां रखना, फिर दोनों समीकरण से फिर के का विलोपन करना, फिर ये आ जाएगा। अब देखो बेटे, इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। अब मेरे को आप इतना सा बताइए, प्रश्न क्या था कि त्रिविम प्रक्षेप वर्तों को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिच्छेद करता है बेटे। तो आपने त्रिविम प्रक्षेप और वर्तों को सॉल्व करने पर आपके पास ये समीकरण आया। अब इस समीकरण को किसका समीकरण दिखाना था, वृत्त का या सरल रेखा का। तो देखना, यदि त्रिविम प्रक्षेप, देखो यदि त्रिविम प्रक्षेप बिंदु n से गुजरता है, आप मेरे को बताइए यदि त्रिविम प्रक्षेप है वो बिंदु n से गुजरता है, n का अर्थ उत्तरी ध्रुव है बेटे। यदि त्रिविम प्रक्षेप बिंदु n से गुजरेगा तो वहां जाई का मान क्या होगा, 0, नीटा का मान कितना होगा, 0, क्योंकि n बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको पता थे बेटे क्या थे, तो जाई का मान भी 0 होगा। यहां देखिए दिखाई दे रहा होगा बेटे, यहां पर n बिंदु से गुजरेगा तो वहां n बिंदु क्या था, 0 0 1, वहां जाई का मान 0 था, नीटा का मान 0 था, ईटा का मान 1। तो n से गुजरता है, तब समीकरण 2 से क्या होगा बताइए, c प्लस डी बराबर 0। जब त्रिविम प्रक्षेप बिंदु n से गुजरेगा
तो c प्लस डी का मान कितना होगा 0, क्योंकि मैंने एक्स वाई की जगह तो क्या, साइन ईटा की जगह तो क्या रख दिया 0, और ईटा की जगह मैंने क्या रख दिया 1, क्योंकि n बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या थे 0 0 1 बेटे। तो अब बताओ c प्लस डी का मान यहाँ 0 रखोगे आप, c प्लस डी का मान क्या रखोगे 0, तो फिर क्या आएगा बेटे, अब लिख दोगे समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा 2ax प्लस 2by प्लस डी माइनस सी इक्वल 0। कहने का जब त्रिविम प्रक्षेप बिंदु n से गुजरेगा तो जो दोनों का प्रतिच्छेदन आया था ना वर्त का और त्रिविम प्रक्षेप का, वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगी, क्योंकि आपने दोनों का प्रतिच्छेदन निकाला तो ये समीकरण आया। और यदि त्रिविम प्रक्षेप को आप n से और गुजार रहे हो तो c प्लस डी का मान कितना होगा 0, c प्लस डी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन किसकी आएगी, लाइन की आएगी। और यदि जो त्रिविम प्रक्षेप है वो बिंदु n से नहीं गुजरेगा, यदि n से नहीं गुजरेगा तो याद रखना c प्लस डी का मान भी किसके बराबर नहीं होगा, फिर 0 के बराबर नहीं होगा। और जब c प्लस डी की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 होगी तो इस क्लास में से कौन बताएगा ये समीकरण किसका होगा, वर्त का होगा। वर्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2ex प्लस 2by प्लस सी इक्वल 0 तो होता है बेटे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक एक समान होना चाहिए, तो एक समान ही है दोनों का, c प्लस डी। तो याद रखना जब n से गुजरेगा तो वर्त का और जो त्रिविम प्रक्षेप था उनका प्रतिच्छेदन क्या होगा, सरल रेखा। जब n से नहीं गुजरेगा तो वर्त का और जो त्रिविम प्रक्षेप है उनका प्रतिच्छेदन क्या होगा, एक वर्त होगा बेटे। ओके, अब बेटे हम आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए बेटे, अभी तो आप, मैं उम्मीद करता हूं चैप्टर फर्स्ट के बारे में अब स्टडी कर लोगे। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन देखना बेटे, सॉल्व करवा दिए थे आप, इनकी एक बार स्टडी करना है, सभी नोट्स में मिल जाएंगे आपको बेटे। अब ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते। अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 3 के बारे में बेटे। तो मुद्दे की बात करूंगा मैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे अपने। देखो विश्लेषिक फलन के बारे में पढ़ोगे आप, किसके बारे में पढ़ोगे, जो एनालिटिक फंक्शन होता है आपके पास विश्लेषिक फलन, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो विश्लेषिक फलन क्या होता है, इससे पहले 2-3 बातें आपको मैं समझा देता हूं। एक तो मैं आपको बात समझाऊंगा, अवकलनीयता की बात समझाऊंगा बेटे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सूत्र सभी को याद होंगे, आप याद कीजिए मैंने क्या लिखाया था कि एफ जेड बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय होगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि विश्लेषिक तभी समझ में आएगा। बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय होगा यदि एफ डैश जेड नोट, और उसका मान कैसे निकालते थे आप, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट का मान क्या हो बेटे, परिमित हो बेटे। यही पढ़ाया था मैंने बेटे आपको, परिमित भी हो और क्या हो, परिमित तथा अद्वितीय हो, यूनिक हो बेटे। यही पढ़ाया था बेटे मैंने आपको। एक मैंने पढ़ाया था कि एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु जेड नोट पर, के किसी बिंदु जेड पर, सॉरी, एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु जेड पर अवकलनीय होगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, याद कीजिए, एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, और इसका मान क्या होना चाहिए, वही फाइनाइट और यूनिक होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए बेटे। तो वहां मैंने एक बात बोली थी, यदि किसी बिंदु पर अवकलनीयता की चर्चा हो बेटे तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम
में लिया करो। यदि किसी डोमेन की बात हो, प्रांत पर अवकलनीयता की चर्चा हो, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला काम में लिया करो। आप ये फॉर्मूले पढ़े थे हमने बेटे। अवकलनीयता की बात और भी करते हैं, जैसे वहां पर दायां पक्ष बायां पक्ष निकालते हैं ना, जैसे आप सिंपल अवकलनीयता पढ़ते थे, वहां आप क्या करते थे, दायां पक्ष और बायां जो कहने दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर हो, तो यहाँ क्या देखते हैं, वास्तविक अक्ष पर मान काल्पनिक अक्ष पर के मान के क्या हो, बराबर हो बेटे, कि वास्तविक अक्ष पर वैल्यू और काल्पनिक अक्ष पर वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अब मैं बात कर रहा हूं बेटे विश्लेषिक फलन के बारे में, तो परिभाषा आपको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, बोल के बता देता हूं बेटे। क्या होता है बेटे विश्लेषिक फलन, कि कोई एक मानी फलन एफ जेड प्रांत डी के किसी बिंदु, या कोई एक मानी फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक होगा यदि एफ जेड प्रांत डी के, यदि एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो बेटे। कोई भी आपके पास फलन एफ जेड है वह विश्लेषिक कब होगा, यदि वह क्या हो बेटे, अवकलनीय हो। जैसे कोई आपको पूछे कि एफ जेड बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय कब होगा, वो एफ जेड बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक कब होगा, तो सिंपल सी बात है कि यदि एफ जेड क्या हो, बिंदु जेड नोट पर क्या हो बेटे, विश्लेषिक कब होगा, यदि अवकलनीय हो। बात समझ में आ रही है कि एफ जेड बिंदु जेड नोट पर विश्लेषिक कब होगा, यदि एफ जेड बिंदु जेड नोट पर क्या हो, अवकलनीय हो बेटे। ओके, तो जानते हो सभी विश्लेषिक की परिभाषा वगैरह। आगे देखिए बेटे थ्योरम्स वगैरह आप सॉल्व करना, जैसे कि थ्योरम्स दे रखी है 3.6.3 इंपोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है ऐसी थ्योरम। देखो 3.6.3 इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटे, फिर आगे चर्चा करते हैं फिर विश्लेषिक की बात। विश्लेषिक क्या होता है, विश्लेषिक कब होता है बेटे, फलन यदि फलन क्या हो, अवकलनीय हो बेटे। तो विश्लेषिक के लिए हम अवकलनीयता को देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 3.6.3 की, तो बताइए इसके बारे में। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं बेटे। आवश्यक और पर्याप्त दोनों आ जाएं तो आप समझ जाया करो कि आपको कन्वर्स भी सिद्ध करना है। सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है लेकिन परंतु पर्याप्त नहीं। कहने का अर्थ यह है बेटे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है, सातत्य होता है बेटे। माना एफ जेड बिंदु जेड नोट पर क्या है, अवकलनीय है बेटे। तो इसलिए हमें पता है एफ डैश जेड नोट बराबर क्या होगा, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस का मान क्या होगा बेटे, परिमित होगा। परिमित तथा अद्वितीय होगा बेटे। सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है बेटे। कहने का प्रत्येक अवकलनीय फलन, देखो अवकलनीयता के लिए बोल रहा है, परिमित अवकलज के लिए सातत्य आवश्यक प्रतिबंध है बेटे। कहने का प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है, सातत्य होता है बेटे। वो चर्चा करना मैं भूल गया बेटे, सातत्य के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई फलन एफ जेड है, कोई फलन एफ जेड है, वो बिंदु जेड नोट पर सातत्य कब होता है, जब लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड बराबर क्या हो, एफ जेड नोट। बेटे इससे क्या निकलेगा, जेड नोट पर लिमिट निकलेगी बेटे। लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड से क्या निकलेगी, जेड नोट पर लिमिट, और लिमिट किसके इक्वल हो, जेड नोट पर फलन के मान के बराबर हो। तो एफ जेड क्या होता है, जेड नोट पर क्या होता है, सातत्य होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। कहने का एफ जेड है वो जेड नोट पर सातत्य कब होगा, जब लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड बराबर क्या हो, एफ जेड नोट। क्योंकि सातत्य के लिए क्या देखते हो कि दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों क्या हो, बराबर हो बेटे। अब हमें सिद्ध करना है बेटे, अब हमें सिद्ध करना है कि
एफ जेड, अब हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड बिंदु जेड नोट पर सातत्य भी होगा बेटे, यह सिद्ध करना है बेटे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर देंगे बेटे। आपको वो प्रूफ करवाना पड़ेगा, जेड नोट पर सातत्य दिखाना है, तो आपका दिमाग काम करेगा एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। तो अब आप क्या लेके चलोगे बेटे, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट। बेटे यहां से आप ये भी लिख सकते हो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट इनटू आपने क्या किया, इसको अंश और हर से गुणा कर दिया बेटे। क्यों गुणा किया, क्योंकि यहां इसकी वैल्यू दे रखी है बेटे। अब आपने दोनों पक्षों की लिमिट क्या ली बेटे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, तो एफ जेड माइनस एफ जेड नोट मैं बता दूं डायरेक्टली बेटे आप इसकी भी लिमिट लोगे, इसकी भी लिमिट लोगे, तो इसकी लिमिट लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट लेने पर जेड टेंस टू जेड नोट लेने पर बेटे लिखा नहीं क्या हमने, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, पीछे भी देख लेना, यदि नहीं लिखा हो तो लिख देना बेटे। यही है बेटे, यदि आप इसकी लिमिट लोगे जेड टेंस टू जेड नोट तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश जेड नोट, तो एफ डैश जेड नोट। अरे यहाँ जेड की जगह जेड नोट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो, तो और जीरो को गुणा करेंगे तो भी क्या आ गया, जीरो। अब बेटे लिमिट लेनी है तो आप अलग अलग लिमिट ले सकते हो बेटे, एफ जेड की अलग से। अब इसकी लिमिट तो क्या आएगी आप मेरे को बताइए, कुछ नहीं आएगी बेटे, जेड है ही नहीं इसमें, तो ये तो ऐसे कैसे आएगा एफ जेड नोट। और यहाँ से आप ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करोगे तो क्या होगा आपके पास, तो आपने प्रूव कर दिया बेटे। अतः एफ जेड क्या है, जेड नोट पर क्या होगा, सातत्य होगा। कुछ नहीं, यही करना था बेटे। लेकिन एक चीज और याद रखना, आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं, तो आपको कन्वर्स की भी चर्चा करनी पड़ेगी, परंतु पर्याप्त नहीं। ऐसे आ जाता है कि आवश्यक प्रतिबंध भी है और पर्याप्त प्रतिबंध भी है, तो आप कन्वर्स प्रूफ करवा देते। कहने का अर्थ अब आप सातत्य लेके चलते, अवकलनीयता दिखा देते जेड नोट पर, लेकिन परंतु पर्याप्त नहीं। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो सातत्य तो हो बेटे, पर्याप्त नहीं, लेकिन अवकलनीय नहीं हो। तो ऐसा एग्जाम्पल कहाँ है, नीचे जो 3.6.4 है ना बेटे, ये देखो इसके बारे में समझा रखा है कि ये सब जगह क्या है, सातत्य है, लेकिन ये सब जगह अवकलनीय नहीं है। तो हमें यही प्रूव करना था कि अवकलनीय फलन तो हमेशा सातत्य होता है, लेकिन सातत्य फलन का या सतत फलन का अवकलनीय होना हमेशा आवश्यक नहीं। बेटे यहाँ पता है ना आपको, यहाँ क्या देखते हैं, एक बार वास्तविक अक्ष पर मान देखते हैं, एक बार काल्पनिक अक्ष पर मान देखते हैं। बेटे कब आवश्यकता पड़ती है इनकी वो भी समझो आप। यदि ऐसी कोई आ जाए, मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हो आप, और यहाँ कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जैसे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो ले रहे हो आप, और यहाँ ऐसी कंडीशन आ जाए, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, तो आपने पढ़ा होगा डेल्टा जेड बाहर भी क्या होता है, टेंस टू जीरो, तो फिर जीरो बटे में जीरो रूप आता है, वो तो क्या कौन सा रूप होता है, अनिर्धारित रूप होता है। तो इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक बार आपको वास्तविक अक्ष पर वैल्यू निकालनी पड़ती है। कहने का अर्थ आपको एक बार तो जो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होता है, इसको एक बार तो काल्पनिक अक्ष की ओर अग्रसर करते हैं, और एक बार वास्तविक अक्ष की ओर बेटे। अरे यदि काल्पनिक अक्ष और वास्तविक अक्ष पर दोनों पर वैल्यू इक्वल आ जाए बेटे इसकी, तो हम कह देते हैं कि जो फलन है वो दिए गए पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय है। और यदि वैल्यू बराबर नहीं आई काल्पनिक अक्ष और वास्तविक अक्ष पर, तो हम कह देते हैं कि अवकलनीय नहीं होगा बेटे। तो सॉल्व कर सकते हो आप, वैल्यू बराबर आती है तो क्या हो जाता है, अवकलनीय। और आगे आप थ्योरम सॉल्व करना। आगे थ्योरम्स कौन सी दे रखी है, ये थ्योरम्स वगैरह दे रखी हैं, जैसे डी अपॉन डी जेड एफ जेड प्लस माइनस जी जेड, इसको सॉल्व करना है। डी अपॉन डी जेड एफ जेड प्लस माइनस डी अपॉन डी जेड जी जेड के बराबर सॉल्व कर दोगे आप। दो तीन थ्योरम्स दे रखी हैं, इनको सॉल्व करना। अब हम बात करेंगे विश्लेषिक फलन की। तो विश्लेषिक फलन की मैंने परिभाषा आपको लिखा दी थी कि कोई फलन एफ जेड है वो प्रांत डी में विश्लेषिक कब होगा, यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके एक दे रखा है कोशी रीमान समीकरण, तो वो थ्योरम्स भी एग्जाम में पूछ सकता आपसे। देखो ये ऐसे भी आ सकती है,
ऊपर देखना आप, एफ जेड के विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। एग्जाम में ऐसे आ जाए कि एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, तो आप समझ जाना कि आपको कोशी-रीमान समीकरण सिद्ध करना है। समझ जाओगे इसको? तो इसके बारे में मैं समझा देता हूं थ्योरम 3.7.2 के बारे में। देखो मैं डायरेक्ट बोल के बता रहा हूं आपको, आप थ्योरम सभी के पास बुक है। 3.7.2 क्या है कि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में यू तथा वी कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। याद रखना कोशी-रीमान समीकरण क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो क्या है ये एफ जेड में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, वो समझिए। मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको क्या लेके चलना है कि माना एफ जेड क्या आपके पास u प्लस आयोटा v है, जहां u किसका फलन है एक्स वाई का और v भी किसका फलन है एक्स वाई का। तो माना एफ जेड प्रांत d में ये तो आपको लेके चलना है विश्लेषिक फलन है। अब हमें सिद्ध करना है, या एक शब्द और लिख दो, देखो एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे कि एफ डैश जेड बराबर क्या होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, जब बिंदु की बात हो तब लगाते हैं एफ जेड माइनस एफ जेड नोट वाला। तो अब कौन सा लगेगा, अवकलनीयता का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड का मान, जेड कहां से लेके चल रहे हो आप डी से, का मान अद्वितीय तथा परिमित होगा। बड़ी बात को समझो। देखो एफ जेड को प्रांत डी में क्या लेके चल रहे हैं विश्लेषिक, एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है तो एफ जेड क्या होगा प्रांत डी में अवकलनीय भी होगा, ये तो आपको मान के चलना है। और सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं, आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, वहां पढ़ाया हुआ आपको सब कुछ, वहां थ्योरी लिखी हुई है, मैं समझा रहा हूं आपको, यह आपको प्रूव करना है बेटे। इसी को क्या बोलते हैं, कोशी-रीमान समीकरण बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आप सबसे पहले क्या करना है, समीकरण एक को या समीकरण एक में डेल्टा जेड के शून्य को वास्तविक अक्ष की ओर अग्रसर लेने पर एक बार तो आप क्या मानना, वास्तविक अक्ष की ओर अग्रसर लेना, और एक बार क्या लेना, काल्पनिक अक्ष की ओर। देखो वास्तविक अक्ष की ओर अग्रसर लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा जेड बराबर तो क्या होगा डेल्टा एक्स। यदि वास्तविक अक्ष की ओर अग्रसर ले रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा वाई क्या होगा आपके पास, डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कहने का जो काल्पनिक भाग है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आप किसकी ओर अग्रसर मान रहे हो, वास्तविक अक्ष की ओर। तो अतः समीकरण एक से देखो, यहां से समीकरण एक को क्या लिख सकते हो आप, यहां समझा देता हूं मैं, कुछ नहीं करना। कोशी-रीमान समीकरण के बारे में चर्चा हो तो एफ जेड को क्या लेके चलना है बेटे, विश्लेषिक। तो एफ जेड अवकलनीय होगा, एक बार वास्तविक अक्ष की ओर अग्रसर लेके चलना और एक बार काल्पनिक अक्ष की ओर अग्रसर लेके चलना समीकरण एक को, और दोनों को क्या दिखा देना, बराबर, क्योंकि अवकलनीय है तो वास्तविक अक्ष पर मान और काल्पनिक अक्ष पर मान क्या होता है, बराबर होता है, यही पढ़ाया था मैंने। तो समीकरण एक से क्या होगा, देखो आप जो एफ डैश जेड बराबर है, यहां से लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। देखो डेल्टा जेड का मान अभी क्या आया था आपके पास, डेल्टा एक्स आया था, तो यहां तो आएगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0।
एक बात आप समझो बेटे, यहां अपन क्या लिख रहे थे, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। आपको पता है कि एफ जेड का मान क्या होता है, यू एक्स। वैसे u प्लस आयोटा भी होता है, लेकिन u और v किसके फलन होते हैं, एक्स वाई के फलन होते हैं। तो एफ जेड का मान ये है, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का मान कितना होगा, x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। और यहां से क्या आएगा, आयोटा v भी एक्स वाई का फलन होता है, यहां डेल्टा जेड ले रहे हैं तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा, x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। तो यहां से आप क्या करना, डेल्टा एक्स की जगह तो क्या रखना, डेल्टा एक्स ही आएगा, और डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो होगा। डेल्टा वाई का मान क्या होगा, जीरो। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहां से वाई प्लस आयोटा वी, यहां से क्या आएगा आपके पास, देखो जब वास्तविक ओर की अग्रसर हो, वास्तविक एक्स की ओर, तो डेल्टा वाई को क्या मानना, जीरो मानना और कुछ नहीं करना। ये तो किसका मान आया, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का। फॉर्मूले में क्या और था, माइनस का एफ जेड और था बेटे, इसके आगे एफ जेड का मान क्या है, माइनस का यू एक्स वाई, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ये आ जाएगा। अपॉन में क्या आता है, डेल्टा जेड आता है। डेल्टा जेड का मान यहां किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। आपको मैं डायरेक्ट ही सोल्व करवा रहा हूं बेटे, बातों को समझते जाओ आप। इसको देखो मैं ये भी लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। मैंने यहां से लिख दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और माइनस का यू एक्स वाई, अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा एक्स। यहां से देखो v वाले पदों में दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है। लिमिट लेंगे, आयोटा को आप लिमिट से बाहर ले सकते हो, इनको एक साथ लिख दीजिए आप v वाले पदों को, तो क्या आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स आएगा, y आएगा माइनस का वी एक्स वाई, अपॉन क्या आएगा, डेल्टा एक्स। बेटे इसको सोल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू है बताइए आप, क्योंकि ये है डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू, क्योंकि y वाला भाग क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि डेल्टा y देखो है ही नहीं यहाँ। तो ये क्या है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसका, u का, और वो क्या है, वहां भी देखो v है, ये क्या है, डेल्टा v अपॉन, यानी का डेल v अपॉन क्या आपके पास, डेल x है। ये इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार क्या करना, समीकरण एक के डेल्टा जेड के शून्य को काल्पनिक x की ओर अग्रसर लेने पर, देखो काल्पनिक x की ओर अग्रसर लेंगे तो क्या होगा, याद रखना जो डेल्टा x है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा z का मान काल्पनिक x की ओर अग्रसर लेंगे तो डेल्टा x को क्या कर देना, जीरो। तो डेल्टा z बराबर क्या होता है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है, तो डेल्टा z बराबर क्या होगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब डेल्टा x जीरो है तो डेल्टा z का मान क्या होगा, आयोटा डेल्टा वाई लिख देना, चूंकि डेल्टा x किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक में क्या करना आपको, जो एफ डैश जेड बराबर है लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं बेटे, आप दिमाग लगाना, या एक स्टेप और लिख लो आप। अब की बार डेल्टा एक्स जीरो होगा तो ये डेल्टा वाई तो ऐसे कैसे आएगा बेटे, यहां से आयोटा वी, डेल्टा एक्स जीरो के बराबर है, डेल्टा वाई ऐसे कैसे आएगा, माइनस का यू एक्स वाई माइनस का आयोटा वी एक्स वाई। देखो अब यहां क्या आएगा वो देखो आप, डेल्टा जेड का मान किसके बराबर है, आयोटा डेल्टा वाई, तो यहां भी क्या लिखना, आयोटा डेल्टा वाई लिखना। अपॉन में क्या आएगा वो समझो आप बेटे, अपॉन में क्या आएगा आपके पास, देखो समीकरण एक देखो, वहां डेल्टा जेड है तो वहां डेल्टा जेड की जगह क्या लिख दोगे आप, आयोटा डेल्टा वाई लिख दोगे। क्या लिख दोगे, आयोटा डेल्टा वाई। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आप समझते हैं कि आयोटा डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो है, तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा आपके पास। तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, यहां से क्या आएगा, इन पदों को तो एक साथ लिख लेंगे, u वाले पदों को, तो ये वन अपॉन आयोटा बार ले लेंगे अपन, तो यहां से क्या आएगा, वन अपॉन आयोटा, यहां से आएगा यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई बेटे, अपॉन क्या आएगा, डेल्टा वाई, क्योंकि आयोटा तो हमने बाहर ले लिया। अब देखो v वाले दोनों पदों के साथ ही क्या है, आयोटा है, अपॉन में भी आयोटा है, तो आयोटा से आयोटा क्या होगा, कैंसिल होगा।
तो यहां से क्या बचेगा फिर, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। यहां सॉल्व करेंगे तो वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस का वी एक्स वाई, आयोटा तो कैंसिल हो गया था, ये तो डेल्टा वाई बचेगा। इसको आगे लिख देंगे, या एफ डैश जेड बराबर, इस बात को समझो आप ध्यान से, देखो 1 आयोटा तो ऐसे कैसे आ गया। ये बताओ ये किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल है, वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डेल्टा वाई वाला तो पद है यहाँ, लेकिन एक्स वाला जो डेल्टा एक्स है वो 0 हो रहा है, तो ये किस, याद रखना ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई है। यहां से क्या आएगा आपके पास प्लस, वी है तो ये क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई है, ये क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब इसको दे देना समीकरण 3, वही है, चूंकि एफ जेड प्रांत डी में क्या है बेटे, विश्लेषिक है, तो अवकलनीय भी होगा, तो एफ जेड प्रांत डी में अवकलनीय है, तो याद रखना जो एफ डैश जेड का मान है वो वास्तविक अक्ष पर मान और काल्पनिक अक्ष पर मान क्या होता है, बराबर होता है। जब फलन अवकलनीय होगा ना तो वास्तविक अक्ष पर मान और काल्पनिक अक्ष पर मान क्या होगा, बराबर। तो फिर ये 2 और 3 से आप दोनों, ये तो वास्तविक अक्ष पर मान आया और ये क्या है, काल्पनिक अक्ष पर मान, दोनों मान क्या होंगे, बराबर, तो दोनों को बराबर लेना, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखो 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा, डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहां से क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। दोनों पक्षों की तुलना कर लो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई। देखो यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई, आयोटा वाले पदों की भी तुलना करोगे, यहां आयोटा का गुणांक है डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहां डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो माइनस तो किधर भी ले लो आप, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटे, ये आ गया। तो ये क्या होता है बेटे, कोस रीमान समीकरण होता है, याद करना आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। एग्जाम में पूछे तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एफ जेड को अवकलनीय लेके चलेंगे, अवकलनीय है तो वास्तविक एक्स और काल्पनिक एक्स पर मान बराबर होंगे, तो एक बार वास्तविक एक्स की ओर अग्रसर लेके चलना और एक बार काल्पनिक एक्स की ओर, दोनों को इक्वल लेके चलना, कोस रीमान समीकरण आ जाएगा। मैडम आगे सॉल्व करें, आगे देखिए आप क्रम से पढ़ते रहिए बेटे आप। इसके आगे देखो कौन सा है, ये पूछ रहा है 3.7.5 क्या है, कि कोस रीमान समीकरण को तो संतुष्ट करता है परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, तो कोस रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो ये देखो एफ जेड बराबर क्या दे रखा है, रूट एक्स वाई। बात को समझो आप, 3.7.5 की बात कर रहे हैं, ये दे रखा है। अब आपको पता है एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है। कहने का एफ जेड का जो वास्तविक भाग होता है वो यू के बराबर, काल्पनिक भाग होता है वो वी के बराबर होता है। तो यहां आप u बराबर तो क्या है, रूट एक्स वाई, और v बराबर क्या है, 0 है, v बराबर क्या है, 0 है। आपको ये प्रूव करना है कि मूल बिंदु पर कोस रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो याद रखना मूल बिंदु पर जो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि कोस रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान भी चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई का भी, डेल वी अपॉन डेल एक्स का भी, डेल वी अपॉन डेल वाई का भी। आपको पता है किन मानों को बराबर दिखाना है, तो याद रखना मूल बिंदु की बात हो रही है, x टेंड्स टू 0, यहां से आएगा यू एक्स 0 माइनस का यू 0 0 अपॉन एक्स आएगा बेटे आपके पास। ये क्या आता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला होता है मूल बिंदु पर। आप चेक कर लिया करो, जैसे यू कोई एक्स वाई का फलन लेना बेटे, आप u आपने एक्स वाई का फलन ले लिया, ये आप यहां 2y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप u एक्स वाई का फलन ले लिया, आप रख के देखो, आप जैसे आप डेल u अपॉन डेल x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। आप इस फॉर्मूले से भी मान निकाल के देखो 2x ही आएगा। इस फॉर्मूले से आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं आपसे पूछूं u x 0 का मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, u x 0 का मान होगा यहां पर, ये करोगे आप x की जगह x लोगे, y की जगह क्या लोगे आप, 0, तो कितना आएगा आपके पास, u x 0 का मान x² आएगा। सॉल्व करते रहिए बेटे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
यहां से आगे सॉल्व करोगे आप, माइनस क्या आएगा आपके पास, u00 का मान कितना आएगा, 0 आएगा आपके पास। इसको आगे x की जगह भी 0 रख देंगे, y की जगह भी 0 रख देंगे, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास x। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो कितना आ गया x, और x की जगह 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये किसका मान आया, डेल यू अपॉन डेल x का। लेकिन हमें डेल यू अपॉन डेल x का मान मूल बिंदु पर चाहिए, तो यहां भी x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, 0, तो इसका मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो डेल यू अपॉन डेल x ही तो निकाला, मूल बिंदु पर निकालोगे तो x y की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा। तो देखो आप सिंपल डेल यू अपॉन डेल x निकाल रहे हैं तो भी मान क्या आ रहा है, 0, और इस फॉर्मूले से आप डेल यू अपॉन डेल x का मान निकाल रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, 0। तो याद रखना है फॉर्मूला। तो ux0 का मान कैसे निकालोगे, या x की जगह x रखोगे, y की जगह 0, तो 0, यहां से क्या आएगा आपके पास 0 आएगा, अपॉन में क्या आएगा x, और लिमिट x टेंड्स टू 0। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व करना जानते हैं, 0 अपॉन x क्या होता है, 0 होता है। लिमिट लेंगे तो भी क्या आएगा, 0। ऐसे आप डेल यू अपॉन डेल y का मान निकालना, सब कुछ दे रखा है बेटे बुक में, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सॉल्व कर लोगे बेटे। 3.7.6 थ्योरम को भी सॉल्व करना थोड़ी लेंथी है, ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, पढ़ाई हुई थ्योरम से सॉल्व करना बेटे। पोलर फॉर्म ऑफ कोशी-रीमान समीकरण, ये कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप वगैरह आपको सॉल्व करना आता होगा। ये याद भी होना चाहिए कि डेल यू अपॉन डेल आर का मान किसके बराबर होता है, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के बराबर, और डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये प्रूफ करना आपको आना चाहिए, पढ़ाया हुआ है। अब प्रत्येक बात आपको समझा नहीं सकते बेटे, इनको सॉल्व करना आप। प्रश्नवादी फलन क्या होता है सभी को पता होगा। जैसे u है आपके पास, u है, वो प्रश्नवादी फलन कब होगा, हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, जब वह लाप्लास समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। समझ गए बेटे। जैसे आपके पास v है, वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कब करेगा, जब डेल्टा टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान क्या हो, 0 हो बेटे। ये लाप्लास समीकरण होता है। और जो फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है वही क्या कहलाता है बेटे, प्रश्नवादी फलन कहलाता है। तो कहने का अर्थ v प्रश्नवादी फलन कब होगा, जब डेल्टा ये डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो आप पढ़ लोगे बेटे। देखो इन बातों को, आप थ्योरम्स वगैरह दे रखी है, इनको एक बार आप पढ़ना। 3.8.3 जो थ्योरम्स दे रखी है आपके, इसके बारे में मैं बता देता हूं बेटे, आपको बोर्ड पर ही समझा देता हूं बेटे, इसके बारे में समझो आप। क्या है 3.8.3, यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक फलन है, जहां दोनों यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई संयुग्मी फलन है, माना इनमें से एक यू एक्स वाई दिया हुआ है, तब दूसरे वी एक्स वाई को ज्ञात करना बेटे। आपको क्या करना है बेटे, क्या करना, आपको u की वैल्यू दे रखी है और v की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके बारे में समझिए बेटे। देखो v की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि v है वो किसका फलन है, v है x तथा y का फलन है बेटे। v क्या है, x तथा y का फलन है। आपने एक चैन रूल मेथड का नाम सुना होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, श्रृंखला नियम का। श्रृंखला नियम से क्या होता है, जैसे वहां मैं आपको समझा दूं कि जैसे u किसका फलन हो, एक्स वाई का बेटे, और एक्स वाई किसके फलन हो, t के फलन हो। x भी t का फलन है, y भी किसका फलन है, t का। और कोई पूछे कि आप du अपॉन dt का मान निकालो, या v की चर्चा हो रही है तो v की चर्चा कर लो आप। जैसे v किसका फलन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई t के फलन है। और कोई आपसे पूछे कि dv अपॉन dt निकालो, तो वहां एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा, डेल v अपॉन, देखो v एक्स वाई का फलन है तो यहाँ आएगा डेल x, यहाँ आता है dx, यहाँ dt है तो यहाँ dt, डेल v अपॉन यहाँ डेल y, यहाँ आता है dy और यहाँ dt। ये होता है आपके पास किसका फॉर्मूला, dv अपॉन dt का। हमें ओनली v का मान चाहिए तो हम dv लेके चलेंगे बेटे। तो इस dt को दोनों तरफ क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो बेटे आप।
तो श्रृंखला नियम से dv बराबर क्या होता है, डेल v अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से आता है dx प्लस डेल v अपॉन डेल y, और यहाँ से dy। अब एक बात और बताओ, यहाँ जो fz है वो क्या है, विश्लेषिक है। fz यहाँ विश्लेषिक है। हमने पढ़ा था थ्योरम, पिछली थ्योरम में कोश-रीमान समीकरण वाली, कि जब fz विश्लेषिक होता है तो किसको संतुष्ट करता है, कोश-रीमान समीकरण को। क्योंकि हमें किसका मान दे रखा है, u का मान दे रखा है, v का तो फाइंड करना है, तो हमें जो दोनों पद हैं इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, u में। तो हम जानते हैं कोश-रीमान समीकरण से डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो डेल v अपॉन डेल x की जगह तो क्या रख दोगे, माइनस का डेल u अपॉन डेल y, और यहाँ से dx, और डेल v अपॉन डेल y की जगह डेल u अपॉन डेल x, और यहाँ से dy। ये आ गया बेटे। तो फॉर्मूला याद रखना कि जब u का मान दे रखा और आपसे v का मान पूछे ना बेटे, तो ये फॉर्मूला काम आता है। देखो अब u का मान तो दिया हुआ है, तो वहां से डेल u अपॉन डेल x ज्ञात कर लेना, यहाँ रख देना। u का मान दे रखा है तो वहां से डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड कर लेना, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बेटे। एक बात और बताओ बेटे आप मेरे को, एक चीज आपको मैंने ये बात भी पढ़ाई थी कि जो समीकरण एक होता है, समीकरण एक में ये हमेशा ही क्या होता है, डेल u अपॉन डेल y dx। ये क्या होता है, यथार्थ अवकल समीकरण। यह क्या होता है, यथार्थ अवकल समीकरण होता है हमेशा ही। यथार्थ अवकल समीकरण कैसे हुआ, हमें जांच करना है कि ये वास्तव में यथार्थ अवकल समीकरण है क्या। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसकी जांच कैसे करोगे बेटी, यथार्थ अवकल समीकरण की जांच करने के लिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, mdx प्लस ndy पढ़ते हैं। mdx प्लस ndy पढ़ोगे तो m की वैल्यू तो क्या आपके पास, माइनस का डेल u अपॉन डेल y, और n की वैल्यू क्या है, डेल u अपॉन डेल x। यही है बेटे। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, देखो यथार्थ होने के लिए डेल m अपॉन डेल y का मान किसके बराबर होना जरूरी है बेटे, डेल n अपॉन डेल x के बराबर। ये तो होता है बेटे, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू किसके बराबर होना जरूरी है, डेल n अपॉन डेल x। तो एक तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू ज्ञात करोगे आप, तो यहां से क्या आएगी, आप डेल m अपॉन डेल y क्या होगा, डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। एक किसकी वैल्यू ज्ञात करते हो, डेल n अपॉन डेल x की, तो आप इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर बेटे। फिर क्या करोगे आप, देखो आप डेल n अपॉन डेल x में से घटा दीजिए आप, क्योंकि दोनों को बराबर दिखाना है, तो डेल n अपॉन डेल x में से घटा दीजिए डेल m अपॉन डेल y, तो क्या आएगा, डेल n अपॉन डेल x में घटाओगे तो डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर, ये घटा रहे हो तो प्लस का होगा डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर। यह आएगा बेटे, ये आपको पता है 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि fz विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन पढ़ना बेटे आप हमेशा प्रश्नवादी, यदि fz विश्लेषिक है ना तो u और v हमेशा क्या होते हैं, प्रश्नवादी फलन होते हैं बेटे। तो u प्रश्नवादी फलन है, वहां से 0 आ गया, 0 आ गया तो आप बताइए डेल n अपॉन डेल x बराबर क्या हो गया। तो याद रखना बेटे, आपको मैं पढ़ा भी चुका कि u दे रखा हो, v की वैल्यू इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, और इस समीकरण को हमेशा ही सॉल्व कौन से मेथड से करते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण से। क्यों, क्योंकि इसको mdx प्लस ndy पढ़ोगे ना, m क्या होता है dx का गुणांक, n क्या होता है dy का गुणांक, तो डेल m अपॉन डेल y का मान किसके बराबर होता है, डेल n अपॉन डेल x के बराबर। और यथार्थ के लिए आप यही देखते हो बेटे। अब कुछ चर्चाएं करते हैं बेटे। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां u दे रखा हो और आपसे किसकी वैल्यू पूछे, आपसे v की। तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसके बारे में समझो। देखो जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है 3.8.4 बेटे। क्या दे रखा है, u बराबर क्या दे रखा है, कोस x कोस हाइपरबोलिक y बेटे। और आपसे क्या पूछ रहा है,
कि इसका प्रश्नवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए, तो आप समझ जाना कि v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख देना माना u का प्रश्नवादी फलन या प्रश्नवादी संयुग्मी v है बेटे, v है, लिख देना। अब हम लिख देना अतः हमें v का मान ज्ञात करना है बेटे, क्योंकि हमें u का प्रश्नवादी संयुग्मी ज्ञात करना है, प्रश्न ये बोल रहा है बेटे। और u का प्रश्नवादी संयुग्मी आपने v माना, तो लिख देना अतः हमें v का मान ज्ञात करना है बेटे, v का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि अब v की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हो, अभी फॉर्मूला याद होगा आपको, dv बराबर क्या था आपके पास, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ dx था बेटे, और प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहां से क्या था dy। तो आप दोनों की वैल्यू पुट कर दो, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस तो पहले से है। देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाले पद को कांस्टेंट मानेंगे, कोस हाइपरबोलिक का क्या होता है, प्लस का साइन हाइपरबोलिक y होता है बेटे। डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालोगे, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला पद ऐसे कैसे आएगा, ये आराम से देख लीजिए बेटे, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक y होगा। कोस तो ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, और जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस x का होगा माइनस साइन x। ये ऐसे कैसे आएगा y वाला पद जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब अभी मैंने पढ़ाया था कि समीकरण 1 का दायां पक्ष, ये दायां पक्ष ही है बेटे, हाथ से देख लिया करो आप, राइट हैंड साइड है। दायां पक्ष क्या है बेटे, यथार्थ अवकल समीकरण है, क्योंकि बेटे अब v का मान ज्ञात करना है तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताइए क्या इसका समाकलन कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में कैसे करोगे आप इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ तो x के भी पद है और y के पद है। ऐसे तो कर नहीं सकते कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान लिया, कोई पार्शियल इंटीग्रेशन थोड़ी कर रहे हो आप। तो फिर मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि हमेशा ये वाला होता है ना, यथार्थ अवकल समीकरण है, क्योंकि अवकल समीकरण को भी हल करना ही क्या होता है, यदि आप किसी अवकल समीकरण को हल करते हैं तो आप समाकलन ही करते हो। कहने का अर्थ अवकल समीकरण को हल करना भी एक तरीके से क्या है, समाकलन करना ही है बेटे। तो दायां पक्ष यथार्थ अवकल समीकरण है, लिख देना अतः समीकरण 1 को यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से हल करने पर, अतः समीकरण 1 को यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर देखो यहां समाकलन ही करोगे आप, dv का तो क्या हो जाएगा v, इसको यथार्थ वाली विधि से सॉल्व करके आंसर लिख देना। एक तो मैं बता देता हूं बेटे, इसको यथार्थ वाली विधि से करोगे, रफ कॉपी का काम है बेटे। m बराबर तो क्या है, माइनस का कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक y, और n बराबर क्या है, माइनस का साइन x कोस हाइपरबोलिक y। आपको पता है यथार्थ में सबसे पहले क्या करते हैं, ux y की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे, m dx लेकर, y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। देखो m dx कैसे लोगे आप, कहने का इसका किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं इसका बेटे। तो यहां से देखो y को कांस्टेंट मानते हैं, तो कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक y का क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक y होता है बेटे। लेकिन सॉरी आप किसका कर रहे हो बेटे, y को तो कांस्टेंट मानते हैं, तो फिर x वाले पद का होगा, कोस x का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है बेटे। बेटे y को कांस्टेंट मान के करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x वाले पद का होगा कोस x का माइनस साइन x। dx, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो बेटे, आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, और y को कांस्टेंट मानेंगे, कोस x का आपको पता होगा क्या होता है बेटे, प्लस का साइन x होता है, इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटे आप, और साइन हाइपरबोलिक y ऐसे कैसे, क्योंकि y को कांस्टेंट मान रहे हैं। आपको पता होगा बेटे इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन x और साइन हाइपरबोलिक y का क्या होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाले पद को क्या मानते हैं, कांस्टेंट बेटे, y वाले पद का होता है। इसके बाद क्या करते हैं, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, घटाएंगे तो क्या आएंगे, दोनों सेम पद है, घटाएंगे 0 आएगा। और लास्ट में vy कैसे निकालते हैं आपको पता होगा बेटे,
इसका इंटीग्रेशन 0 होगा बेटे। हल आपको पता ही है, यथार्थ अवकल समीकरण का हल क्या होता है, ये होता है बेटे। तो लिख देना बेटे यू एक्स वाई कितना है आपके पास, यू एक्स वाई ये रहा बेटे, माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, वी वाई 0 और प्लस का सी बेटे। ये आपका आंसर आ गया बेटे। ये आपका काम है, वो रफ कॉपी का काम है बेटे, ये वाला काम है। तो बेटे मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि यदि u का मान दे रखा और आपसे किसकी वैल्यू पूछ ले बेटे, v की वैल्यू पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आप कंफ्यूज मत होना कहां से आया, ये यथार्थ अवकल समीकरण वाला मेथड लगाया तब आया आपके पास बेटे। आगे आप चर्चा करना, देखो मिलन टॉमसन विधि भी दे रखी है, मिलन टॉमसन विधि का आपको प्रूफ भी आना चाहिए बेटे। मिलन टॉमसन विधि कब काम आती है आपको पता होगा, जब u का मान दे रखा हो, u का मान हमेशा ही एक्स वाई के पदों में आएगा, कन्फर्म है। जब u का मान दे रखा हो और आपसे एफ जेड का मान z के पदों में पूछ ले, जब u का मान दे रखा हो और v का मान पूछे तो ये वाली विधि काम आती है। लेकिन जब u का मान दे रखा हो और एफ जेड का मान z के पदों में पूछ ले तो कौन सी विधि काम आती है, मिलन टॉमसन विधि। तो इनकी प्रैक्टिस वगैरह आप करना, थोड़ी बहुत चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में और कर लूंगा। थर्ड चैप्टर के बारे में आपकी एक क्लास और लेंगे, 7वें और 8वें चैप्टर की। कल कोशिश करेंगे कल ही क्लास लेने की, क्योंकि फिर ज्यादा लेट लेने से क्लास का कोई फायदा है नहीं बेटे फिर। तो यदि कल थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो हम कोशिश करेंगे कि कल आपकी 7वें और 8वें चैप्टर के बारे में, देखो ज्यादा डिटेल से तो पढ़ा नहीं सकते बेटे, एक आपको रास्ता दिखा सकते हैं और आप मन लगा के पेपर को सॉल्व करके आना बेटे। वहां फ्री माइंड सॉल्व करना पेपर को बेटे, आराम से पढ़ना। और जो आपको टाइम मिल रहा है 4-5 दिनों का, इसमें बढ़िया स्टडी करो बेटे आप और बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। ओके, धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।